अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें कि जो मर्जी हो जाए, जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए, हमदर्दी से पेश आए। हो सकता है कि आपकी किसी अच्छी बात से, किसी छोटी सी बात से, किसी छोटे से एक्शन से किसी और का दिन आसान हो जाए, किसी और का मुश्किल आसान हो जाए। तो लाजमी तौर पर काइंडनेस से पेश आने की कोशिश करें। बाकायदा तौर पर शो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइंदा 24 घंटे में मौसम की सूरत हाल फैसलाबाद में किस तरह के रहने वाले हैं। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 36 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है और 27 डिग्रीज कम से कम टेम्परेचर रहेगा फैसलाबाद में। इसके अलावा बारिश के हवाले से बात करें तो 0% चांसेस हैं अभी तक कि आज बारिश देखने को मिलेगी, जो कि हमारा एक ख्वाब ही हो गया फैसलाबादियों का कि कहीं हमें बारिश देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ हवा की बात करें तो 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। कोशिश करें हाइड्रेटेड रहें। समर्स में एक चीज़ जो मुझे करना बहुत पसंद है वो है डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स। आप लाजमी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और पानी भी आप ज़्यादा पी रहे होते हैं। तो अपने पानी के अंदर आप चाहे खीरा काट कर ऐड कर सकते हैं, जिससे उसका टेस्ट जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा। उसके साथ साथ लेमन भी आप अपने पानी के अंदर ऐड कर सकते हैं। बर्फ़ तो लाजमी तौर पर ज़्यादा सारी आपको ऐड करनी चाहिए और सनस्क्रीन लाजमी तौर पर आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है क्योंकि आपने अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखना है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जब भी बाइक पे सफ़र करें कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द कपड़े को लपेट लें और हो सके जैसे अगर लू चल रही है या गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दिन ब दिन टेम्परेचर जो है वो अब बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कपड़ा लपेट लें या उसे हल्का सा नीम गीला जो है वो उसे कर लिया जाए ताकि जब भी आप बाइक के ऊपर सफ़र करें तो आपको थोड़ी बहुत जो है वो ठंडक का एहसास हो और गर्मी की तपश, सूरज की तपश जो है उससे बचे रहें। और कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए हर वक्त वाटर बॉटल जो है वो अपने साथ रखें ताकि पानी की कमी को जिस्म से जो है वो ख़त्म किया जा सके। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, ट्यूशन्स भी जा रहे हैं आजकल और उसके साथ साथ आप स्कूल भी अगर भेज रहे हैं तो बच्चों को पानी की बोतल जो है वो साथ दे के लाजमी तौर पे भेजें। हो सके तो एक छोटा सा लेमन जो है उसमें निचोड़ दिया जाए ताकि बॉडी के अंदर नमकियात जो है उसे पूरा किया जा सके। यही नहीं, इसके साथ साथ डायरिया, गैस्ट्रो जैसी बीमारियां भी आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। हॉस्पिटल्स में दिन ब दिन तादाद जो है इसकी बढ़ती चली जा रही है, तो उसके लिए भी आप साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और खाना जो है अच्छे से पका के खाएं ताकि पेट की बीमारियों से जो है वो बचा जा सके। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत करें, बल्कि उसकी वीडियो बनाएं 30 सेकंड की और हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। आपके अंदर किसी भी किस्म का टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, स्केचिंग का टैलेंट है या फिर इसके साथ साथ आप डायलॉग डिलीवरी कर सकते हैं, तो कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है वीडियो बनाएं, वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पर जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप अपना टैलेंट ही नहीं दिखा सकते, तो हम क्योंकि एक फैमिली की तरह हैं आपके लिए और आप हमारी फैमिली हैं, हम आपको अपनी ऑडियंस को हमेशा से अपनी फैमिली का हिस्सा जो है वो तस्लीम करते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इनको ट्रीट भी फैमिली की तरह किया जाए। अगर आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस है तो बर्थडे सेलिब्रेशंस भी आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बनाते हैं और खुशियों में उनको शामिल करते हैं। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि आप जब भी अपनी और वो वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी वीडियो जो है वो अपने मॉर्निंग शो के सेट से ऑन स्क्रीन चलाएंगे और आपकी खुशियों के अंदर अगर आपके घर में शामिल नहीं हो सके तो अपने स्टूडियो में रहते हुए शामिल होंगे और आपके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी करेंगे। और बहुत सारे लोग क्योंकि शहर फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा सिटी बॉडी वानी देखा जाता है और लोगों की अव्वलीन तरजीह भी है, मोहब्बत भी रखते हैं इस चैनल से, तो वो भी आपकी सालगिरह की खुशियों के अंदर शामिल होंगे। तो बिल्कुल हनान, ऑफ कोर्स हम एक फैमिली की तरह ही हैं और सिटी 41 फैसलाबाद के लिए ही तो बनाया गया है, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट। और आप लोग हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं, इतने ख़ास हैं कि आप लोगों की सेलिब्रेशंस में कैसे हो सकते हैं कि हम लोग जो है शरीक ना होना चाहिए। तो लाजमी तौर पर अपनी जो वीडियोस हैं वो हमें सेंड करें। आज भी हमारे साथ फैसलाबाद से ही एक बहुत ही टैलेंटेड शख्स मौजूद हैं। आज जुमे का दिन भी है, कोशिश होती है कि जुमे के दिन जो है बढ़ चढ़ के अल्लाह ताला की इबादत करें, जितना हो सके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पाक पढ़ें और दुआएं मांगें अपने लिए भी, अपनी फैमिलीज़ के लिए भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। जितना हो सके हमारी कोशिश होती है कि हम लोग अपने शो के अंदर
कोई ना कोई पॉजिटिव खबर जो है ऐड करें, कोई ना कोई खबर ऐसी ऐड करें जो कि फैसलाबाद शहर से भी रिलेटेड हो। और क्योंकि आज जुमे का दिन है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आज हमारे शो में हमें ज्वाइन करेंगे एक ऐसे शख्स जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है दुनिया का सबसे लंबा कुरान मजीद अपने हाथ से लिखने का। सुभान अल्लाह। और बेशक इससे बेहतर आप क्या कर सकते हो कि ना सिर्फ आप मुसलमानों के लिए लेकिन आप अल्लाह ताला से जितना नज़दीक हो सकें उसकी क्या ही बात है। और एक एग्जाम्पल भी आप सेट कर देते हैं। आप इंटरनेशनली तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, मुसलमानों को भी एक स्टेज के ऊपर लेकर आ रहे हैं और अल्लाह ताला से भी आप नज़दीक हो रहे हैं। तो मैं इंट्रो करा देती हूँ हनान। एक दफ़ा हमारे जो गेस्ट हैं उनका पीर इम्तियाज़ हैदर शाह नूरानी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। आपने पाकिस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा किया है, मुसलमानों का सर, और हर मुसलमान के दिल में एक एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया है, आपने इंस्पायर कर दिया, मोटिवेट कर दिया है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये आपका जो सफर है जो आज तक का, वो हनान, इससे पहले कि मैं आपकी सवाल की तरफ आना वीडियो जो है वीडियो हम जल्दी से लाजमी तौर पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये 3411 फीट लंबा कुरान पाक लिखा गया है जो कि इन्होंने अपने हाथ से लिखा है। तो ये एक किस्म का मुनफरिद आइडिया था इनका और बड़ा जबरदस्त आइडिया था जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो आप वीडियो भी अब देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये गालबन इकबाल स्टेडियम है जिसके अंदर ये माशाल्लाह 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 ये 3411 फीट लंबा कुरान पाक जो इन्होंने अपने हाथ से लिखा। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपने हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक जो है इतना लंबा, वो वहां पे आवेजा किया और पूरी दुनिया ने वहां पे उसे देखा। और इस कदर मोहब्बत से इन्होंने लफ्जों को मोतियों की जानब, मोतियों की तरह जो है वो पिरोया है इस वक्त पे, इस कपड़े पे, कि देखने वाले दंग रह गए और इस कदर खुश हुए कि देख के इसे चूम भी रहे थे, अपनी अकीदत और एहतराम का इजहार भी इसे देख के कर रहे थे। तो ये एक मुनफरिद आइडिया था जिसमें इन्होंने जो है वो एक कुरान पाक की शक्ल में खास तौर पे लिखा और दुनिया के सामने रखा। तो हमारी तो यही दुआ है जनाब कि अब अल्लाह ताला से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये अनोखा अंदाज जो है वो दुनिया को बहुत पसंद आया। इतना पसंद आया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ। तो हमारे साथ पीर इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। जनाब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके जहन में ये आइडिया आया किस तरह से और कितना वक्त दरकार था इस तमाम कुरान पाक को जो कि 3411 फीट लंबा है लिखने के लिए? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया जी। और दूसरा, ये कुरान हो और इस्लाम के मतलब जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु के तफ़ैल आले रसूल के वसीले से ही मिलती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर इस कुरान की हिस्ट्री देखें, इस्लाम की हिस्ट्री देखें, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपका नेज़े पे कुरान पढ़ना वो पूरी दुनिया के सामने आया है। तो विदाउट डर के आपने कुरान शरीफ पढ़ा था और ये दुनिया को बताया था कि जो इस्लाम जो है ये रूहानी मज़हब है, जिस्मानी नहीं है। तो ये रूह के साथ ज़िंदा है, तो हम रूह के साथ ज़िंदा हैं। तो ये मोटिवेशन तो मुसलमान को यहीं से मिल जाती है। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता 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 बुजुर्गान दीन के तफ़ैल जो है वो मेरे बुजुर्ग जनाब गौसल आज़म हज़रत हाज सैयद ताहिर हुसैन नसरुद्दीन हुसैन शाह सरकार, ये मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे मुर्शद भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। इन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया था कि आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता है कि आप जो है ना कुरान शरीफ अपने हाथ से कोई तहरीर कर दें। वाह। तो उसके लिए उस वास्ते के लिए तो जान भी दे दें इंसान। कुरान पाक तो लिखना लाजमो मलजूम ही समझा जाएगा उसके बाद। तो वो जब ये हुआ तो फिर मैंने कहा जी ठीक है, तो लेकिन इसके लिए तरबियत की ज़रूरत थी, इसके लिए कुरान सीखने के लिए फ़िक़्ह की ज़रूरत थी, मसाइल का जाना ज़रूरी था, सुन्नत की तालीम ज़रूरी थी, अदब दाब ज़रूरी था। तो उसकी तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद फिर मुझे जो है दुआओं के साथ बिठाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये एक नुस्खा नहीं, फिर 2, फिर 3, अभी बहुत सारे नुस्खे और भी मुरतब हो रहे हैं। तो ये अच्छा, यानी और भी काम इसके ऊपर किया जा रहा है? बहुत काम हो रहा है। और इस्लाम बहुत बड़ा मज़हब है। अगर इंसान कहे कि मैंने कुछ हासिल करना है तो अपने मज़हब में रहते हुए वो एक छोटी सी जगह पे ऊपर से काम शुरू करके पूरी दुनिया में वो यहाँ हो सकता है। बेशक, बहुत बरकतें हैं इसमें। बिल्कुल। और इसी हमारे मज़हब की खूबसूरती ही ये है कि इसका एक पहलू नहीं है, इतनी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं।
ऑफ कोर्स आपने अपनी जर्नी थोड़ी सी हमें बताई भी कि किस तरह से आप मोटिवेट हुए इस तरफ आने के लिए। जब आप ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है जो कि आई एम श्योर कि बहुत मुश्किल काम रहा होगा, इसमें कई सारी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा होगा, तो क्या मुश्किलात थी, किस तरह से उनको हल किया? जब भी लगा कि अब ये नहीं हो पाएगा तो किसने आपको सहारा दिया उस वक्त? क्या सोचा और क्या सोच थी जिसके साथ आप चलते रहे? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का करम होता है, बिल्कुल अल्लाह पाक का और बहुत उसके है। बगैर तो इंसान चल ही नहीं सकता। तो अल्लाह पाक का करम, शाह साहब बैठे हैं, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो दोस्त अहबाब ने, फैमिली ने, वालदैन ने, और जब मैं लिखने को बैठा था तो मीडिया के बहुत सारे जो दोस्त थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फिर मुझे इसमें मेरे साथ तावन किया और मुझे लेके चलते रहे साथ। और इसमें बड़े सख्त रातें भी देखी हैं। फिर एक ही कमरे के अंदर इंसान को रहना पड़ता है कुरान लिखने के लिए। बिल्कुल इंसान की यकसुई इख्तियार करनी पड़ती है। शाह साहब आले रसूल हैं, इस चीज़ को बेहतर जान जाएंगे, आप भी जान जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल फोकस करना पड़ता है अपने जहन को, और बिल्कुल दुनिया इस कुर्ब में मुब्तला होने के लिए खुदा की अता ज़रूरी है, और अगर खुदा की अता नहीं है तो इंसान चाह के भी वो नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अल्लाह ताला से मोहब्बत, आले रसूल से मोहब्बत जो है, इसका वसीला नो डाउट अल्लाह ताला है। वो मोहब्बत दिल में डालने वाला है। अगर आपके दिल में मोहब्बत उसकी है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई इंसान नहीं रोक सकता, कोई काम नहीं रोक सकता आपको। आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। और इस मोहब्बत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक, वो भी हाथ से लिखना, मेरा ख्याल है ये अल्लाह ताला का एक खास करम है आप पे कि आपके दिल में ये ख्याल भी डाला। वो एक होता है ना कि जिसे कहते हैं ये ख्याल आया, वो ख्याल कहां से आया? लाशऊरी से वो ख्याल आता कहां से? वो वहीं से आता है जहां से सबको जाता है, और वो खुदा की अता ही होती है और किसी खास को ही अनायत होती है इस चीज की। बिल्कुल सही बात की आपने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दो चीज़ें हैं आपके पास, एक कुरान है, आले रसूल है। जो इन दोनों को अपने पास रखेगा वो कामयाब हो जाएगा। वाह वाह वाह, तो क्या ये नंबर वन होने के लिए ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कुरान से मुराद आपका मजहब है, नमाज है, और जितने भी इसके अरकान है वो। और आले रसूल से मुराद है कि आपके पास, आपके गले में गुलामी आपकी आले रसूल के साथ होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। जब दो चीज़ें मिलती हैं तो जिस फील्ड में भी बंदा हो तो वो बंदा वो जो ना वो नंबर ले जाता है। तो ये आपने नुस्खा बताया हुआ हमें। तो इंशाअल्लाह ताला इसी को मद्देनजर रखते हुए आले रसूल से मोहब्बत भी है, और ये मोहब्बत ही का करम है कि आज आले रसूल के सामने बैठा हुआ हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं शाहजी। इसमें फिर लिखने जब बैठता है तो दुआएं, बरकतें सब वो शामिल हाल होती हैं। तो बंदा एक कमरे में महबूस बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मैं तकरीबन जब ये 3411 फुट लिखा, तकरीबन 1 साल का अरसा था, तो 1 साल के अरसे में मैं कमरे के अंदर बंद ही रहा हूँ। जुम्मे के लिए बाहर निकलना, या जब भी मस्जिद याद आ जाती थी कि खुदा के घर भी जाना चाहिए। तो एक दिन में कितने घंटे आप उस कमरे में गुजारा करते थे? 24 घंटे कमरे में होते थे। नमाज भी 24 उधर, घंटे? बिल्कुल नमाज भी उधर, और रहाइश भी उधर, सोना बैठना भी उधर, और बस हुजरे में रहना पड़ता था। और हुजरे में रहें। इतनी खूबसूरत बात है ना फातिमा कि खुदा की मोहब्बत में कैद है ये, और यही मोहब्बत जो है दुनिया में भी इनको पार लगाएगी और आखिरत में भी पार लगाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये ऐसे हो गया। तो फिर मीडिया के दोस्त थे, सहाफ़ी हजरात बहुत थे। फिर उनको मैं जो कहता था कि यार ये फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड करो, वो प्रोवाइड कर देते थे घर बैठे हुए। इसकी एग्जीबिशन करनी है तो वो खुद ही भाग दौड़ करते थे स्टेडियम में, जहाँ भी। वो सारे का सारा जो भी सिलसिला था ना, 70% मेरे काम के बाद वो मीडिया के जो दोस्त थे उनकी तारीफ़ करना ये अच्छा नहीं होगा। उन्होंने बहुत मेरे साथ इसमें हेल्प की है, और अल्लाह का शुक्र है कि आज इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत हो गई है। बिल्कुल। और कितनी खूबसूरत बात है कि आपका जज्बा, ये सोच, जज्बा, और बेशक अल्लाह ताला हर काम को आसान करने वाले हैं। तो कभी भी जब हमें लगता है कि कोई काम मुमकिन नहीं, और स्पेशली जब वो काम ही अल्लाह ताला के लिए किया जा रहा है और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किया जा रहा है, तो बेशक अल्लाह ताला उसमें हज़ारों आसानियां पैदा करते हैं। ऐसे रास्ते खुल जाते हैं कई दफ़ा जो आपको नज़र भी नहीं आ रहे होते, हम सोच भी नहीं सकते, हमारे सोच की पर्दों से भी परे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो रास्ते आपके सामने खोल के रख देते हैं। और यही खूबसूरती है हमारे मजहब की। और अल्लाह ताला की बेशक नेमतें और बरकतों को हम गिनना शुरू करें तो हम उनको कभी भी गिन नहीं पाएंगे। इसके अलावा मैंने एक तस्वीर भी आपकी देखी है जो कि गवर्नर हाउस
में आपको इनवाइट किया गया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे आपको किस तरह से जो है किस तरह का वेलकम मिला, लोग कितने हैरान थे जब पहली दफ़ा आपने बताना शुरू किया कि ये मैं कर चुका हूँ। बेशक आपके जो मीडिया के दोस्त जिनके आप बात कर रहे हैं उनकी तरफ से पहले ये इनिशिएट किया होगा, लेकिन पाकिस्तान में से, क्योंकि पहले भी 2 रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं लेकिन वो पाकिस्तान में से नहीं है, तो ये पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया था, तो कितने हैरान थे, किस तरह से आपको सराहा गया, आपके इस कोशिश को, इस जज्बे को किस तरह से सराहा जाए? जी बहन जी, ऐसा है कि गवर्नर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया। तो जब पहली मुलाकात हुई तो ये जो है इज्जत, ये दीन की इज्जत होती है मुसलमान के पास जो भी होती है, तो ये दीन की इज्जत थी कि गवर्नर साहब उठ के खड़े हो गए थे। तो मिले गिले बहुत, उन्होंने इसको पसंद किया, मैंने सारी उनको डिटेल बताई, स्टाफ भी उधर था सारा। तो फिर ये सबकी किताब है, अगर कोई सब इसमें शामिल हाल होते हैं, लिखा है या नहीं लिखा है, देखने वालों में आ गए, वो भी शामिल हो गए, आप आज बैठे हुए बात कर रहे हैं, आप भी शामिल हो गए, तो वो सबका उसमें इंटरेस्ट था। तो फिर इसको लेके आए जी, इसको गवर्नर हाउस में खोलें जी, ये है वो है। तो मैंने कहा ठीक है जी। उसको काफ़ी वजनी कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह 2 बड़ी बड़ी चरखियों पे है और उसका 400-500 kg वज़न है। उसकी मूवमेंट भी काफ़ी मुश्किल होती है, कोई 8-10 बंदे उसको मूव करते हैं। तो फिर हम उसको पहली मीटिंग में ये फाइनल हुआ कि इसको ना गवर्नर हाउस में इसकी ओपनिंग की जाए। तो वो फाइनल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड, फिर जब उसको टाइम पे, जब मुझे टाइम दिया गया, मैं वहाँ पे गया, फिर उसकी वहाँ पे ओपनिंग हुई और अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग की गई और गवर्नर साहब ने वो कुरान शरीफ देखा, गवर्नर हाउस के स्टाफ ने भी देखा और सब ने वो देखा और देख के वो बड़े खुश हुए। क्योंकि गवर्नर हाउस में आपको पता है कि जो है ना आम जो तौर पे पब्लिक है वो कम होती है, तो स्टाफ ही था ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा उन्होंने पसंद किया और गवर्नर साहब ने बड़े अच्छे कलमात अदा किए। तो यही होता है और इसका अजर तो अल्लाह पाक की जनाब ने देना होता है, इंसान तो अजर नहीं दे सकता। तो उसके बाद फिर जब वहाँ पे हुआ, फिर बलूचिस्तान के गवर्नर साहब अमानुल्लाह यूसुफजई साहब, उन्होंने भी इनवाइट किया। फिर जो शाह फरमान साहब हैं KPK के गवर्नर, उन्होंने भी मुझे बुलाया और उन्होंने कैश अवार्ड दिया। तो ये फिर सिलसिला चल पड़ा। क्या मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कितना दिल को सुकून मिलता है ये सुनकर ही। और यहाँ पर हम एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। तो बिल्कुल आपने कहीं नहीं जाना है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, जिन्होंने फैसलाबाद का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी एक स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। और ना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि दुनिया में बहुत कम लोग कर पाए हैं, लेकिन एक ऐसा काम जो कि अल्लाह ताला की खुशी के लिए किया गया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम जितना हो सके अल्लाह ताला को खुश कर सकें, और उनकी ये कोशिश ने पाकिस्तान का नाम फख्र से ऊंचा कर दिया है, हम सब फैसलाबादियों का नाम फख्र से ऊंचा कर दिया। मैं उनसे बात कर रही थी कि किस तरह से उन्हें गवर्नर हाउस में इनवाइट किया गया था और सारा स्टाफ मेंबर्स उनको देखकर खड़े हो गए थे, और कुरान मजीद जो कि सबसे लंबा कुरान लिखा गया है, हाथ से लिखा है उन्होंने, उसको देखकर सारे खड़े हो गए। तो यही हमारे मजहब का जज्बा है, यही इज्जत है, यही हमारा मोहब्बत है हमारे मजहब के साथ। मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो आपको गवर्नर, आपने जिस तरह से बताया कि आपको सिंध में भी बुलाया गया, बलूचिस्तान में भी आपको इन्वाइट किया गया, उसके अलावा KP में भी आपको बुलाया गया, उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, क्योंकि ये काम 2 लोगों ने पहले और भी किया है और ये रैकेट पहले भी कायम था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये पहली कोशिश थी और अब पाकिस्तान नंबर 1 पे स्टैंड करता है। दुनिया का सबसे लंबा कुरान पाक जो कि हाथ से लिखा गया है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी क्या आपको कांटेक्ट किया गया है? क्या इंटरनेशनल मीडिया ने भी आपसे बात करने की कोशिश की है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर ही उन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं। अभी हाल में मुझे मेल आई है अरब बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से। ये जो है गिन्स के मुकाबले में इस्लामी बुक है और ये दुबई में इनका ऑफिस है। ये मुसलमानों के रिकॉर्ड जो हैं ये नोट करते हैं। तो उन्होंने मुझे इसमें मुबारकबाद दी है कि जो आपने कुरान पाक तहरीर किया है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने अप्रूव कर लिया है। तो गवर्नर साहब ने वैसे ऐलान कर दिया था गवर्नर हाउस में कि हमने लिख दिया है। इसी तरह गवर्नर बलूचिस्तान ने भी ऐलान कर दिया था और शाह फरमान साहब ने भी ऐलान तो हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया था। और लेकिन आपकी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उस तरफ जा रहे हैं। और
इस्लाम जो है, हमारा मज़हब जो है, इसमें सब्र से, तहम्मुल से, आहिस्ता आहिस्ता चलने का हुक्म है। तो ये कामयाबी मज़हब में आहिस्ता आहिस्ता ही मिलती है। तो इंशाअल्लाह ताला जा रहे हैं उस तरफ। कोशिश है कि हम जो है अपने मज़हब को दुनिया के अंदर उसका एक पॉजिटिव जो चेहरा है वो दिखा सकें कि हम ये बड़ा पुरअमन मज़हब है और हम मुसलमान बड़े अपने मज़हब से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं और साथ साथ जो है अपनी जो रवायात हैं उनको संभालते भी हैं। बिल्कुल। तो जो भी बंदा जिस शोबे में भी है वो चलता है मज़हब को लेके, तो इस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला हम हाईलाइट करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका। इससे ये हो गया है कि इस्लाम की खिदमत भी हो गई है और पाकिस्तान की खिदमत भी हो गई है। पाकिस्तान जो है ये आले रसूल का घर है और ये अल्लाह का हम पे फजल है। तो इस फजल को देखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। कुरान, ये दीनी खिदमत बड़े लोगों ने की है, लेकिन कुरान तमाम उम्मत की जो है ये मजमुआ बुक है, हर वक्त पढ़ी जाती है और हर जगह पढ़ी जाती है। कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें कुरान शरीफ ना पढ़ा जाता हो। तो इस पूरे दुनिया का सबसे लंबा कुरान तहरीर हो जाना, देखें मिस्र के जो लोग हैं, अरब के लोग हैं, उन पर कुरान उतरा है और हम जो है हम गैर अरबी हैं, उनके पास ये रिकॉर्ड था 2300 फुट का मिस्र का, लेकिन अब हमें अल्लाह पाक ने दे दिया है। बिल्कुल। तो इस तरह ये मैसेज गया है कि हम पे बहुत करम है। तो साथ साथ ये भी एम था कि उस वक्त हम जब लिख रहे थे ना, ये वार ऑफ टेरर था, तो उसमें यह भी था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि अल्लाह की बरकतें, नबी पाक की रहमत जो है ना वो हमारी तरफ हो जाए। तो जो मजहबी एफर्ट होती हैं उसमें बड़ा असर होता है। फिर ये जब रहमत होगी तो मजबूआ कौम पे होगी। बेशक। तो जब कौम पे होगी तो कौम में अच्छी आते आएंगी, तो जब अच्छी आती आएंगी तो जाहिर बात उनके कारोबार, उनके जो भी जिस भी फील्ड में हैं वो ठीक होंगे, मुल्क ग्रोथ करेगा। तो मुल्क ग्रोथ करेगा तो इसमें हमारा भला है। और बिल्कुल, और इस्लाम तो मजहब ही ऐसा है कि हम एक पीसफुल मजहब है इस्लाम, और लेकिन पूरी दुनिया में देखें तो आज मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो सही नहीं है, और वो बिल्कुल एक ऐसी इमेज क्रिएट हो गई है मुसलमानों की जो कि सच नहीं है, जो कि झूठ की बुनियाद पर है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की चीज़ें हम इस्लाम का एक पॉजिटिव इमेज सामने लेकर आती हैं। इस्लाम एक पीसफुल मजहब है, हम अच्छे लोग हैं और हमदर्दी करने वाले लोग हैं। हमारा तो मजहब हमें सिखाता ही है कि किसी के साथ, किसी जानवर के साथ भी बदसलूकी ना करो। बिल्कुल। लेकिन दुनिया में हमारी जो इमेज क्रिएट हो गई है ना, आई थिंक वो बहुत नेगेटिव है, और ये पहला कदम है उस तरफ, मेरा ख्याल है कि, और इस तरह के और भी बहुत सारे कदम जो कि आने वाली नस्लें, आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो उठाएंगी, जिसके बाद इस्लाम की और पॉजिटिव इमेज जो है इंशाल्लाह दुनिया के सामने हम रख सकेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती होगी कि वो कौन सा, जब आपने ख़त्म कर लिया, 1 साल का अरसा था जिसमें आपने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, आपको इतना वक्त अकेले गुजारना पड़ा, और बेशक अल्लाह ताला बरकत से नवाजते हैं, हमें पेशेंस से नवाजते हैं, जैसे आपने भी कहा सब्र से नवाजते हैं कि जब भी हम किसी काम को करना चाहें हम कर सकते हैं। वो लम्हा जब आपने ख़त्म कर लिया, आपको पता था कि ये ख़त्म हो चुका है, सबसे पहले किसको बताया कि मैं ये कर चुका हूँ? अल्लाह ताला का सजदा अदा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पढ़ा, क्या आपने सबसे पहला आपने क्या सोचा? इसमें यह था कि अल्लाह पाक का शुक्र, आप सल्लम पे दरूद पढ़ने के बाद फिर ये था कि जो आखिरी जो लफ्ज़ थे ना, आखिरी जो लफ्ज़ था उसके लिए मैंने अपनी वालदा को, अपने बहनों को, अपने भाभियों को, अपने बच्चों को सबको जमा किया। जमा करके वो जो कलम था वो मैंने उनके हाथ में दे दिया कि सब इसको ना आप पकड़ो। वो पकड़ने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में दिया आखिर में, तो फिर मैंने वो आखिरी हर्फ जो बना तहरीर किया था। और जो इतला थी लिखने के बाद रात का वक्त था जब मैंने जब इसका मिस्र के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मैं आगे निकला था, तो मैंने फिर न्यूज़ चैनल वालों को इन्फॉर्म किया था कि रिकॉर्ड टूट गया, वो रात को ही आ गए थे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने एक और कुरान पाक भी लिखा है जो कि तर्जमे के साथ लिखा है, उस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल बताइएगा, वो कितना लंबा है और उसके अंदर क्या खास बात है? शाह साहब ऐसे है कि जब अपना कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ने इकबाल स्टेडियम इसकी ओपनिंग की थी, तो ये कुरान शरीफ वहाँ पे खुला था। इसके साथ साथ एक और कुरान था, वो मैंने तहरीर की था, उसका एक सफ़ा 51 फुट लंबा था, 8.5 फुट चौड़ाई में था, 32 सफ़ात पर मुश्तमिल उस कुरान का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल उस कुरान का वजन 32 किलो था। वो भी विदाउट तर्जमे के साथ था, वो गिल्स में था, पहले मैं लिख चुका था। तो वो जब दोनों नुस्खे उन्होंने देखे तो मुझे कमिश्नर साहब कहने लगे कि आप जो हमें ना तर्जमे के साथ नुस्खा मुरतब करके दें।
क्योंकि बड़े साइज के अंदर तर्जमे के साथ किसी भी ज़ुबान में नुस्खा मौजूद नहीं है। हमारा हो जाएगा तो ये इससे उर्दू ज़ुबान की खिदमत भी हो जाएगी और पाकिस्तान का एक नाम जो है वो भी निकलेगा कि तर्जमे के साथ सबसे बड़ा जो नुस्खा है किस ज़ुबान का है, कुरान शरीफ का, तो फिर पता चलेगा हाँ से लिखा हुआ, तो फिर हमारा नाम आएगा। जब हमारा नाम आएगा तो अल्लाह पाक की रहमतें होंगी। मुसलमानों का सबसे बड़ी ये बात है कि मुसलमान का भाई है, तो जब मुसलमान दूसरी दुनिया के रहने वाले देखेंगे कि ये पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छे जज्बात उनके होंगे और वो उनका हमारी तरफ ध्यान होगा। इससे ये है कि वो कारोबार भी हमारे साथ करेंगे कि यार हमारे मुसलमान भाई हैं, तो इस तरीके से हम फिर आगे निकलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर उस पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा मीटिंग हुई इशरत अली साहब से, फिर उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह ताला मैं तहरीर कर देता हूँ, क्योंकि ये बड़ी जान जोखों का काम होता है और तर्जमे के साथ इतना बड़ा नुस्खा लिखने का मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था भी क्या होगा, तो मैं बैठ के मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं। इसके लिए तालीम भी तो आपने किसी ना किसी से हासिल की होगी ना, किसी आलम से, कि तर्जमे के साथ किस तरह से लिखना है, क्योंकि एक खौफ भी मन में होता है कि खुदा न खास्ता किसी लफ्ज का गलत मायने ना लिखा जाए। लेकिन मेरा यहाँ पे यकीन ये है कि जब किसी चीज की हिफाजत अल्लाह ताला अपने जुम्मे ले लेता है तो फिर इंसान अपना हाथ नहीं उसका चलता, अगर कहीं पे मिस्टेक होती भी है तो वो ठीक हो जाती है। तो वो कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा क्योंकि अल्लाह ताला ने लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने किसी न किसी से तो तालीम हासिल की होगी इस चीज़। बिल्कुल, बुजुर्गों से तालीम हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे तर्जमे पे फिर ये मैंने अपना तर्जमा नहीं बनाया कि खुद तर्जमा करूँ ग्रामर से, तो बड़े बड़े बुजुर्गों के तर्जमे मौजूद हैं, अरे महबूब अलाई, सैयद अली हुसैनी, कुसल सरूर, बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं सदात में से, और उन्होंने तफसीर लिखी है, उसका नाम तफसीर अहले सुन्नत वल जमात है, पाकिस्तान बनने से पहले की तफसीर है और बड़ी अदब वाली तफसीर लिखी है। इवन कि ऐसे लफ्ज़ उनको इस्तेमाल किया है कि जब रब पाक का नाम आया तो उन्होंने ऐसे लिखा है कि रब पाक की जनाब, जब रसूल पाक का नाम आया रसूल पाक की जनाब। बेशक बेशक इनका नाम अदब से नहीं लेंगे तो किस तरह से मुराद पाएंगे, तो नाम जो है उसको अदब के साथ ही लेना चाहिए, तभी आपकी मुरादें जो हैं वो पूरी हो पाएंगी। तो ये बताइएगा कितना अरसा लगा आपको तर्जुमे के साथ कुरान पाक लिखने में? इसको शाह साहब तकरीबन 435 से 40 दिन के दरमियान लगे हैं इसको। 440? 35 से 40। और 13 रजब को मौला अली करमल्ला वजल की योम विलादत के मौके के ऊपर इसको रात को मैंने तहरीर करना शुरू किया। सुभान अल्लाह। तो मेरी और इस ख़त्म किया मैंने 27वीं रात को, एक रमज़ान बीच में आया, दूसरे रमज़ान की 27वीं को मैंने इसको वाइंड अप किया है। तो इब्तिदा मौला कायनात से की है और जो इंतहा है वो 27वें पे की है। अरे क्या बात, क्या बात। इसमें फिर 27वें में फिर ये है कि 27वीं रात को सरकार दो आलम सल्लम की रूह अक़दस ज़मीन पर जलवा फरोज होती है। सुभान। तो अपने फिर जितने भी साथ कुल अंबिया होते हैं आपके साथ, तफसीर में लिखा आता है, फिर मोमिनी के घरों में जाते हैं, वो मसाजिद में जाते हैं, हर मुसलमान के घर में आप तशरीफ़ लाते हैं। वैसे तो आप हर वक्त मौजूद होते हैं, आपका जिस्म अक़दस है, तो लेकिन ख़ास रूह अक़दस 27वीं रात को तशरीफ़ लाती है। तो इसलिए मेरा ये जहन में था कि मैंने हर हालत में इसको 27 में क्लोज़ करना है और आप सल्लम होंगे और बुजुर्गान दीन होंगे और उनको पेश करना है। तो वो मैंने फिर 27 में पेश कर दिया कि ये हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से ये एक अकीदत का इजहार है जी, आइए कबूल फरमाएं और बहसीयत कौम जो है हमें क्राइसिस से निकालें, हमें कामयाब करें। बेशक बेशक, बहुत ये फ़ख्र वाली बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस सोच के मालिक हैं और इस सोच के साथ आपने ये कुरान पाक लिखा और उस रात भी दुआएं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए मांगी। तो अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ पीर इम्तियाज़ साहब मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। इम्तियाज़ साहब, आपने इतना बड़ा माशाल्लाह कुरान पाक लिखा और जैसे आपने बताया गवर्नर हाउस में भी आपको दावत दी गई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ म्यूजियम्स, काउंसल्स या फिर आर्ट्स काउंसल्स जो हैं उनकी तरफ से या किसी सरकारी अदारे की तरफ से आपको इस चीज़ के लिए नहीं मदऊ किया गया कि ये नुस्खा जो आपने लिखा है यहाँ पे रखवा दिया जाए ताकि आम पब्लिक जो उसे देखना चाहती है और बार बार आके देखना चाहती है वो देख सके? म्यूजियम्स की अगर हम खास तौर पे बात करें, ऐसी जगह होती है जहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, इनसाइड द सिटी और आउटसाइड सिटी से भी बहुत सारे लोग हैं जो
उधर रुख करते हैं बहुत सारी अनोखी चीज़ें देखने के लिए, दौरे हाजिर की या फिर पुराने दौर की या फिर कुछ अनोखा जो काम हो, तो उसके लिए आपको किसी से रब्ता नहीं हो पाया आपका, या किसी ने आपसे किया हो? बिल्कुल शाह साहब, मुझे गवर्नर साहब ने कहा था, चौधरी सरवर साहब ने, कि उसको वहाँ पे भी छोटा सा म्यूज़ियम है गवर्नर हाउस में, आप इधर रख दें। इश्त अली साहब ने कहा था जो फैसलाबाद का म्यूज़ियम है उधर रख दें। तो मैंने और भी दोस्तों ने कहा कि मदीना मुनव्वरा रख दें, इस्लामाबाद में रख दें। तो मेरा कुछ जो है ना वो हम सब पाकिस्तानी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान का जज्बा है अंदर। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि एक बिल्डिंग होनी चाहिए दुनिया के सबसे बड़े कुरान शरीफ की, वर्ल्ड बिगेस्ट जो कहना कुरान का म्यूज़ियम है ना, वो होना चाहिए। एक अलग बिल्डिंग बने और अलग बिल्डिंग फैसलाबाद में बने और उसके अंदर ये नुस्खे रखे जाएं हाथ से लिखे हुए। और इससे ये होगा कि एक दुनिया के अंदर एक म्यूज़ियम भी हिट होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ का म्यूज़ियम किधर है, वो पाकिस्तान फैसलाबाद में है। अगर हम नुस्खों को बखेर देंगे, एक गवर्नर हाउस में रख दें, एक कहीं और रख दें, एक कहीं और रख दें, लेकिन वो भी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, वो म्यूज़ियम नहीं बन पाएगी। तो इसलिए मैं एक म्यूज़ियम बनाना चाहता हूँ। मैंने गवर्नर साहब से कहा हम एक म्यूज़ियम बनाते हैं, उसके अंदर रखते हैं, फैसलाबाद का नाम रोशन होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। साथ उसमें फिर गवर्नर साहब ने कहा कि मैं तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो है कुरान शरीफ की तालीम लाजमी कर दी है तर्जमे के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे हम इसका नाजरे का भी बंदोबस्त करेंगे। वहाँ पे कुरान लिखने के जो शौकीन हैं उनके लिए हम उसका भी एहतमाम करेंगे, तरबियत का, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। तो मैं एक बिल्डिंग जो है वहाँ पे बनाना चाहता हूँ। इशरत अली साहब कमिश्नर होते थे, अब वो ट्रांसफ़र हो गए, उनसे मीटिंग्स भी हुई थी कि आप इफ्तिताह करें आके। तो मेरी इस चैनल की विसासत से ये अपील भी है कि इस बिल्डिंग के लिए जो दोस्त मेरे साथ रब्ता करना चाहें वो करें, ताकि हम इस बिल्डिंग को बना सकें। और ये फिर वो बन जाएगी, फिर जो चाहे आके ज़ियारत करे और जैसे चाहे देखे। और कोई पढ़ना चाहता है कुरान शरीफ, ये भी बड़ा एजाज़ होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक की मैंने आयतें पढ़ ली हैं। तो मैंने कमरे में रखे क्या करना, उजड़े में रखे क्या करना है, तो ऐसे पढ़ा होगा। वो हुकूमत तहवील में ले ले, लेकिन बिल्डिंग अपनी होनी चाहिए, इसकी इलादा कुरान शरीफ। और इससे ये भी होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के नुस्खे वहां पे नहीं, जो भी लिखना चाहे, और हो सकता है कल को कोई और मोहब्बत रखने वाला शख्स जो होगा वो इससे भी अगर लंबा लिखता है तब भी वो वहीं पे आएगा। पहला रिकॉर्ड भी वहां पे मौजूद होगा और आखिरी भी वहां पे मौजूद होगा, एक बुनियाद बन जाएगी। असल में दूसरी चीज है कि फैसलाबाद को आमतौर पर जुगतों के हिसाब से मशहूर है कि यहाँ पे जुगत बहुत होती है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे ना वो मैं फील भी कर जाता हूँ कि जुगत नहीं थी, बड़े अच्छे काम भी होते हैं। बेशक, तो इसलिए इस चीज को भी मैं जरा उसको अगर बिल्डिंग बन जाएगी, म्यूजियम बन जाएगा, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। इल्म और अदब के हवाले से गुफ्तगू होनी चाहिए ना, इल्म और अदब के हवाले से हमारा शहर बहुत रिच है। तो सिर्फ और सिर्फ उसमें जुगते नहीं आती, इससे मजाक नहीं आती, बल्कि इसके साथ साथ किताबों से मोहब्बत, शायरी से मोहब्बत, एक्टिंग से मोहब्बत और भी बहुत सारी चीजें हैं। सिंगर बहुत अच्छे हैं, नात ख्वां बहुत अच्छे हैं और आलम फाजल हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, सियासतदान बहुत अच्छे हैं। हर लिहाज से हमारा खित्ता जो है वो बड़ा ज़रखेज़, हमारा शहर बड़ा ज़रखेज़ समझा जाता है। तो इसके लिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक म्यूजियम बना दिया जाता है, उससे ना सिर्फ और सिर्फ पुराने पाक के नुस्खे बल्कि बहुत सारे पेंटर्स जो कि आयातें जो हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, फिर हदीसों का मजमुआ जो है बड़े खूबसूरत तरीके से वो पेंटिंग के जरिए अगर लिख के एक मुस्बत पैगाम पहुंचाने के लिए लोगों की तक पहुंचाने की नीयत से जो है लिखा जाए, वहां पे लिखा है, तो एक एग्जीबिशंस भी हो सकती हैं, एक अच्छी एक्टिविटी जो हो सकती है, नुमाइश का एहतमाम हो सकता है। और रमज़ान करीम के अंदर ख़ास तौर पे महाफिल का या फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है वो वहाँ पे स्कॉलर्स भी आ सकते हैं जो कि खुतबा दे सकते हैं, बहुत सारी दीनी तालीमात जो है वो दे सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि शुरू किया जा सकता है इसके साथ। बिल्कुल शाह साहब, हम एक गेट खोल देंगे लोगों के लिए, बिल्डिंग बना कर गेट खोल देंगे, फिर वो लोगों को एक दरवाज़ा मिल जाएगा, इस दरवाजे से जो है ना हम आगे चल सकते हैं, इस दरवाजे में ऐसे गुजर के हम जो है ना ये चीज़ें देख सकते हैं, आगे चल सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी। इसीलिए जो तर्जमे वाला नुस्खा है, अब उसकी हम इंशाअल्लाह ताला एग्जीबिशन पे जा रहे हैं। तो डीसी साहब से मेरी बात हुई थी, जिनके वालिद साहब जब फौत हो गए थे, तो मुझे इन्होंने बुलाया था वहाँ पर इस्लामाबाद में। तो मैंने इन्हें कहा था कि उनके वालिद साहब भी आलिम दीन थे, तो वो वहीं पे जाके पता चला कि इनके वालिद साहब आलिम दीन है, इनका जो एक भाई है वो भी आलिम दीन है। तो दो भाई कुरान पाक उन्होंने हिफ्ज किया है और बड़े मतलब पाए के आलिम दीन। तो मैंने डीसी साहब से कहा आपके वालिद आलिम दीन है, तो आपने हमें बताना था, वो हमारा आलम भाई है। अब इसकी जो एग्जीबिशन है वो मैंने रोक दी है, आप आएँ बैठें, थोड़ा सा काम कुम करें, मौसम ठीक होगा
तो इंशाअल्लाह ताला हम उसकी एग्जीबिशन करेंगे और उसका साले सवाब जो है अपने वालिदैन के साथ साथ आपके वालिद साहब को भी पेश करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है पीर साहब हम ऐसे ही करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी फिर जो तर्जमे के साथ नुस्खा मुरतब हुआ है, ये आपको कलरफुल नुस्खा फिर इसको मुरतब किया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। बिल्कुल। तो ये कहाँ पे आपका, क्या आपने सोचा है कि कहाँ पे एग्जीबिशन जो की जाएगी, या फैसलाबाद में होगी या फैसलाबाद से बाहर की जाएगी? एक तो फैसलाबाद में होगी ना, ठीक। फैसलाबाद में ये होगी, फिर इसको थोड़ा सा कोरोना भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आम आवाम भी आ सकेगी। इसको किसी हॉल में रखेंगे, सही। जैसे नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम है, ऐसे कि जो मशहूर पॉइंट है ना वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे रखेंगे इसको। और वहाँ पे फिर हम ये कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बुलाएंगे, गवर्नर साहब को भी ऑन बोर्ड ले लेंगे कि वो भी आ जाएं। अगर उन्होंने लाहौर का रखा तो फिर सेकंड ऑप्शन मेरा दाता साहब है, माशाल्लाह। फिर दाता साहब इसको रखा जाए, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और उनका बड़ा करम है हम पे ऊपर, तो वहाँ पे रखा जाए। वहाँ पे हर वक्त लोग मौजूद रहते हैं और वहाँ पे गवर्नर साहब को इन्वाइट कर लिया जाए, तो सेकंड ऑप्शन मेरा उधर है। तो इंशाल्लाह लेकिन बात वही फिर आ जाती है कि मुख्तलिफ जगहों पे आप लेके जाएंगे, सारी उम्र लेके फिरते रहेंगे, लेकिन एक बिल्डिंग अगर होगी तो पूरी दुनिया उस बिल्डिंग में आया करेगी, कहीं पे उसे ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी चाहत में लोग वहां पे आया करें। बिल्कुल। तो ये एक दोस्त उन्होंने प्लाट अनाउंस किया था, मॉडल सिटी, उन्होंने प्लाट अनाउंस किया था कि हम आपको प्लाट देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप प्लाट दें और हम उस पर कोई बना देते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो प्लाट जो है ना मेरे हैंड ओवर नहीं किया, जिसकी वजह से, और वो मैंने गवर्नर साहब को कहा था कि आप उसका इफ्तिताह करें, इसलिए वो मामला जो खटाई में पड़ गया। तो इंशाल्लाह ताला जब इस पे, लेकिन इसमें यह भी तो हो सकता है ना, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनके कुछ पोर्शंस क्लियर होते हैं। आर्ट्स काउंसिल का अगर कोई पोर्शन क्लियर है तो उसके अंदर 2 से 4 कमरे जो हैं इसके लिए मुख्तस किए जा सकते हैं, या फिर कोई और डिपार्टमेंट म्यूजियम के अंदर कोई एक ऐसा रूम बना दिया जाए या ऐसा हॉल बना दिया जाए एक्स्ट्रा कि इसकी मतलब 2 उसकी मंजिलें हैं तो तीसरी मंजिल भी बनाई जा सकती है, और तीसरी मंजिल पे सिर्फ और सिर्फ कुरानी खत्तात और इसके साथ साथ जो नुस्खा जात लिखे जाते हैं वो वहाँ पे प्लेस किए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें सीएम साहब से बात हो सकती है और मेरी उनके साथ मीटिंग भी है, तो उसमें सरकारी जगह भी हमें मिल सकती है जैसे आप कह रहे हैं, और बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला जितनी अच्छी नीयत है, और जो मैं समझती हूँ कि जब भी आपकी नीयत अच्छी होती है अल्लाह ताला आपके कामों में बहुत बरकत डाल देते हैं, आसानियों से भर देते हैं, और जो आप काम सोच रहे होते हैं ना वो जो आपकी सोच होती है उससे भी ऊपर और उससे भी बेहतर और आसानी से हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला लाजमी तौर पे फैसलाबाद पर ये जगह बनाई जाएगी जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आएंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से मुसलमान जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला की खिदमत करते हैं, तो वो लाजमी तौर पर फैसलाबाद आएंगे। मैं यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आपने कुछ अरसे में इतने बड़े कारनामे कर दिखाए हैं जिसने मुसलमानों का नाम फखर से ऊंचा कर दिया है, मुसलमानों की एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ी कर दी। आगे चलते हुए क्या कोई और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आप करना चाहेंगे, कोई और भी ऐसे काम हैं जो आपने सोचे हुए हैं जो आप मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशक खुश करने के लिए आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, कुरान पाक के बाद जो दर्जा है वो हदीस पाक का है, और हदीस पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक पर मबनी है। और चाहता हूँ कि एक जो है ना बड़ी बुक हदीस की भी लिखी जाए, हाथ से बुखारी हो जाए या मुस्लिम हो जाए, और बुखारी तो शाह साहब से साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए एक इसके अलावा प्रोग्राम है कि एक कुरान शरीफ की एक लंबी एक ही सतर तहरीर की जाए, एक ही सतर में दुनिया का मतलब एक सतरी कुरान शरीफ तहरीर किया जाए, जिसकी 7, 8, 9, 10 फुट 11 किलोमीटर लंबा वो 11 किलोमीटर लंबी एक सतर हो। तो ये फिर होगा कि खिदमती कुरान है ना, जितनी भी कर लें कम है, तो ये फिर होगा कि दुनिया की सबसे तो तवील सतर है वो भी कुरान पाक की है। क्या बात। हम कोई चीज हाथ से जाने नहीं देना चाहते ना। कल को हमने अल्लाह पाक के हुजूर पेश होना है क़यामत के रोज, तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास होगा ना नसीहत कौम की, हम ये कर जितना हो सका हमने किया। जो आपने सोचा हुआ है इसके ऊपर ऑलरेडी आपकी किसी से बात हुई है या कहीं से आपको गो अहेड मिल चुका है, या अभी आपने बात करना शुरू की है, कुछ भी इस तरह का? ये पीर को पाक सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में मीटिंग्स हैं, सही, तो वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला जो सेक्रेटरी औकाफ है उससे बात करेंगे और दूसरे सेक्रेटरी साहबान से भी बात करेंगे, और इसके अलावा जो फाइनल होगा इंशाअल्लाह ताला फिर उस पर करेंगे।
कोशिश की थी मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी ऑन बोर्ड लेने की, उनके MS से PS से मैंने रब्ता किया था। तो इंशाल्लाह ताला रब्ता होता है तो इन सब को ऑन बोर्ड लेके इस पर काम करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद तो अपने ज़ात का नहीं है, और हमारा मकसद है इस्लाम की खिदमत हो जाए और पाकिस्तान की खिदमत हो जाए, और वो इंशाल्लाह ताला हो भी रही है और हम कर भी। पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड लोग हैं बिल्कुल, और बड़े फैसलाबादी कुछ ज्यादा ही हैं। जैसे आपने दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक जो है वो लिखा है, इसी तरह फैसलाबाद के एक और आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे के अंदर, एक पिक्चर के अंदर, इतनी सी पिक्चर थी उसके अंदर झंडा, और झंडे के अंदर पूरा का पूरा कुरान पाक की आयात जो हैं वो उसने छोटे छोटा माइक्रो में करके, नैनो में करके जो है उन्होंने लिखा, और बड़े खूबसूरत तरीके के साथ, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ पाकिस्तानी झंडा जो है वो उन आयात के साथ बना। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जब फैसलाबाद के अंदर आए थे, सरीना के अंदर उन्होंने क़याम किया, तो वहाँ पे पिक्चर एग्जीबिशन जो लगाई थी उसमें ख़ास तौर पे उसका जिक्र भी किया गया, और उसको देख के उस आर्टिस्ट को खूब सराहा भी उन्होंने। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हमारे फैसलाबादियों की तरफ से लिया जाता है, और इससे ये भी तो पता चलता है ना कि आले मोहम्मद और इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उनको किस कदर मोहब्बत है कि उस मोहब्बत में मुब्तला हो के जो है वो ये सब कुछ लिखते हैं। और हनान, इतनी खूबसूरत बातें जब हो रही हों तो दिल तो नहीं करता है कि उस कन्वर्सेशन को कभी भी ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे पीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो इस्लाम के लिए खिदमत की है वो बेशक उसके लिए अल्फाज में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सेगमेंट में ज्वाइन करने का। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो ख़ास तौर पे हमारे फैसलाबाद के मारूफ डिज़ाइनर है हसन मज़हर, जिनकी तरफ से की गई है। अगर आप भी चाहते हैं वहाँ से परचेजिंग करें तो आप कोहिनूर प्लाजा ग्राउंड फ्लोर के पे जाके हसन मज़हर की शॉप पे जो है वो परचेजिंग कर सकते हैं। तो आज फातिमा ने जो है वो ख़ास तौर पे कलर मेरे साथ मैच किया है। फातिमा, वैसे हमने कल भी कोऑर्डिनेट नहीं किया, कलर कैसे मैच हुआ? हनान, ये आई एम स्टिल शॉक्ड कि ये किस तरह से हो जाता है, बिकॉज हनान और मैंने एक्चुअली बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था कि हम लोग कलर सेम पहनने वाले हैं, बट इस तरह से हो गया कि मेरे ड्रेस में भी काफ़ी पिंक है और हनान ने भी वेस्ट जो है वो पिंक कलर की पहनी है। तो आई थिंक हनान, ये हमारी आपस की ना अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें कहना भी नहीं पड़ता एक दूसरे को, और हमारी जो थिंकिंग है वो मैच होना शुरू हो जाती है। मैं अपने आउटफिट के हवाले से बात करूं तो आज मेरा आउटफिट खातून जन्नत की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है, जिनकी ब्रांच और आउटलेट जो है वो गुलबर्ग रोड पर मौजूद है। ना सिर्फ अनस्टिच बल्कि प्रेटवेयर भी मौजूद है, और प्रेटवेयर में कुर्ताज भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप 3 पीस सूट जाते हैं, क्योंकि कई दफ़ा बनने का दिल होता है कि आपके पास मैचिंग ट्राउज़र हो, मैचिंग दुपट्टा भी हो, अगर कोई आपका फॉर्मल या सेमी फॉर्मल इवेंट है जैसे कि डिनर्स हो गए तो वो भी उनके पास मौजूद है। साथ ही साथ ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी जो कि दुबई में बनाई गई है, स्पेशली डिज़ाइन भी वहीं पर की गई है, और पाकिस्तान में कस्टम मेड ज्वेलरी आपको खातून जन्नत के आउटलेट पर मिल जाएगी जो कि गुलबर्ग रोड पर मौजूद है। लाजमी तौर पर जाएं, फ्रेश कलर्स हो जाएं, और वाइट्स आजकल मेरा ख्याल है बहुत इन है, तो खातून जन्नत पे आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। लाजमी तौर पर समर कलेक्शन जो है उनकी जाकर उसको देखें, उसको पसंद करें, और ज़्यादा सारी बहुत ज़्यादा सारी शॉपिंग जो है जल्दी से बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और यहाँ पे इत्तफाक स्टील वालों की तरफ से हमें कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दिए गए हैं जो कि हमारे टीम मेंबर्स के लिए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इत्तफाक में ताकत है। तो इत्तफाक की ताकत को जो है वो कोई भी जुटला नहीं सकता। तो इत्तफाक स्टील की तरफ से दिए गए गिफ्ट हैम्पर के लिए सबसे पहले मैं कॉल करूंगा काशिफ, हमारे बहुत ही प्यारे और ज़बरदस्त चैनल लिए हमारे ज़बरदस्त से प्रोग्राम्स जो हैं वो एडिट करते हैं। तो काशिफ, दिस इज़ फॉर यू फ्रॉम इत्तफाक स्टील। तो ये जनाब हमारे बहुत ही प्यारे एनएल हैं, एडिटिंग करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और ये जो है वो आप लेके अब जा सकते हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट को भी बुला रहा है। तो आगे अब नेक्स्ट हम रोशन को बुला लेते हैं, जो कि प्यारा बच्चा रोशन हमारे ऑफिस में सबसे रोशन चेहरा भी है, जिसकी स्माइल जो है हमेशा, नो मैटर कितनी गर्मी हो, कितना हम सब काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई थिंक सबसे खुश मिजाज ये रोशन ही होता है। वन थिंग आई वांट टू से ऑल ऑडियंस के, ये बच्चा जो है ये यहाँ पे काम भी करता है लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई भी करता है, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच रोशन फॉर कमिंग। और इसके साथ साथ हमारे मौलवी साहब जरा आ जाइएगा।
ये हमारे जी प्यारे से थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, ये इत्तेफाक स्टील की तरफ से मौल साहब को जो है वो दिया जाता है और मुबारक हो जनाब आपको बहुत बहुत गिफ्ट पैम्पर के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इसके बाद फातिमा किसे बुलाएंगे हम? बिल्कुल हनान, और इसके बाद हम राजू राजू को भी बुला लेते हैं, क्योंकि इतने हमारे प्यारे कैमरामैन हैं हाँ। जो बहुत ही टैलेंटेड है और हमेशा खुश रहते हैं। और जब भी यहाँ पे चाय बनती है तो सबसे पहले जो है राजू जी इसको, और राजू की पैंट शर्ट्स बहुत मजे की होती हैं, और देखने वाली होती हैं, स्टील डिफरेंट कलर की तरफ से इनके लिए ये गिफ्ट हैम्पर है जो कि ये एंजॉय कर सकते हैं। राजू वैसे आप अपने डांस भी बहुत फैमिली के अच्छे साथ। करते हैं ना? हाँ, वो आपके स्टेप्स अच्छे होते हैं। थैंक यू आज वेरी मच। चाय हनान और मैं पी रहे हैं तो आपको आज चाय नहीं मिल सकती। चले जनाब, फिर चले चाय हनान, बनाते हैं, चाय तैयार बनाते हैं करते last हैं। में। तो आज जनाब डियर टी की तरफ से हम चाय जो है वो तैयार करेंगे। डियर टी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे दुनिया की बेहतरीन बागात से चाय की पत्तियां जो है वो चूज करके लाई जाती हैं और कोशिश होती है कि हमारी ऑडियंस तक, अपनी और उनकी ऑडियंस तक जो है वो बेहतरीन क्वालिटी की चाय जो है पहुंचाई जाए। उसका मकसद ये होता है कि उनको आपकी बहुत फिक्र है, उसी तरह जिस तरह से हमें अपनी ऑडियंस की फिक्र है। तो इसी फिक्र को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन चाय की पत्तियां जो है वो आप तक पहुंचाई जाती हैं। इसकी पैकिंग के हवाले से मैं लाजमी तौर पर यहाँ पे बात करना चाहूँगा। पैकिंग जो है वो रेड और येलो दो तरह की पैकिंग्स हैं इनकी, और येलो जो है वो एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय है, जबकि दाने वाली जो है वो रेड कलर की है। अगर ज़रा स्ट्रांग चाय पीना चाहते हैं, जैसे आज हम स्ट्रांग चाय थोड़ी सी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंतखाब करना होगा डियर टी दाने वाली का। ज़रा कड़क चाय बनती है और उससे आपका सारा दिन जो है वो एनर्जेटिक गुजरता है। और जहाँ पे बात होती है आपकी एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय की, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी की चाय सिर्फ और सिर्फ इसलिए पीना चाहते हैं क्योंकि वो हीरे की अंगूठी भी उसमें से जीतना चाहते हैं। लेकिन अगर मुझे हीरे की अंगूठी जीतनी है तो फातिमा मैं क्या करूं? बिल्कुल हनान, अगर आप भी चाहते हैं कि जो फैसलाबाद में हर हफ्ते डीआरटी की तरफ से कुरान ताज़ी की जा रही है और आप जीतना चाहते हैं अंगूठी, तो आपने जाना है जल्दी से अपने नियरेस्ट स्टोर के ऊपर, हर मेजर स्टोर के ऊपर, और इवन जो किराना स्टोर्स होते हैं वहां पे भी आपको डीआरटी अवेलेबल मिल जाएगी। जाके आपने येलो वाली पैकिंग खरीदनी है जिसके ऊपर इस तरह का लेबल जो है वो बना होगा। अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, क्लियरली लिखा भी हुआ है कि हीरे की अंगूठी सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के लोगों के लिए कुरान ताज़ी हर हफ्ते की जा रही है। और अगर आप चाहते हैं हनान की तरह कि इस हफ्ते ये हीरे की अंगूठी आप लोगों की ही निकले, तो आप लोगों ने बस जाना है, जाके पैकिंग खरीदनी है और जल्दी से जाए। हो सकता है इस हफ्ते हनान की अंगूठी निकल है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की निकले तो आप लोगों को जाना पड़ेगा और डीआरटी की ये एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग। फातिमा, वैसे किसी के पास अगर हीरे की अंगूठी है तो कोई ना कोई पट यूं ही जाता है कि नहीं? पट जाएगा ना कोई ना कोई। ये सिंगल हजरात जो देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो, उनके लिए ये बहुत हनान, मैं इंपॉर्टेंट आपको एक और ट्रिक चलें बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हाँ, लोग हैं लड़की खुद बता रही है जनाब, ये नोट कर जो ले। अपने घर वालों को भी खुश करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स हो गए, हमारे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, हमारे कॉलीग्स हो गए, जैसे हमारी सिटी 41 की टीम इवन हमारे लिए इतनी प्रेशियस है, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो जी, आपके जो भी कोई खास लोग हैं उनके लिए अंगूठी जो है वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लाजमी तौर पर जाएं, एक्सट्रीम क्वालिटी की पैकिंग खरीदें। और इसी के साथ हनान, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, तो जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। गुफ्तगू करना चाहूंगा, खाने की टेबल हो या फिर खाने के बाद आपका कुछ मीठा खाने का मन करे, तो सबसे पहले आपका इंतखाब जो है वो मॉइज़ गुड़ होना चाहिए, क्योंकि ये खालिस गन्ने के रस के साथ तैयार किया जाता है और मुंह में रखते ही घुल जाता है। इसका टेस्ट अनोखा और इसकी खुशबू मुनफरिद होने की वजह से दिन ब दिन लोगों के अंदर जो है वो मकबूल होते चले जा रही है। और खास तौर पे यहाँ पे मैं ये लाजमी तौर पे कहना चाहूंगा कि मॉइज़ गुड़ के हवाले से कि बच्चे और बड़े दोनों की ये पसंद समझी जाती है। उसकी वजह यह है कि इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त होता है और खालिस तरीके से जो है इसे तैयार किया जाता है। और चाय के शुदाई बहुत सारे लोग जो कि मोहब्बत करते हैं चाय से और हर वक्त चाय पीना पसंद करते हैं, सुबह उठते वक्त, रात सोते वक्त और खाने के बाद भी चाय पीना पसंद करते हैं। तो चाय के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बेहतरीन बनता है। और यही नहीं बल्कि कहवा जो लोग पीते हैं, जरा डाइट कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज है, आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। मैं तो वेट कर रही हूँ कि आप मुझे पता है कि मॉइज़ गुड़ की इतनी सारी खूबियां हैं कि वो तो खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ कब से कि आप ये जनाब आपके लिए मैंने रखा था। और आप मीठा कुछ खाएं और आज के जुमातुल मुबारक के मीठे मीठे दिन का आगाज मीठे के साथ करें। मैं चाहूंगी कि आप भी मीठा जरूर खाएं, क्योंकि जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि दिन
जब आप शुरू कर रहे हैं तो हमेशा मीठे से करना चाहिए, उससे आप में ताकत भी आ जाती है, और जब वो सेहतमंद चीज़ हो जैसे कि मोइज़ गुड़ है तो उससे आपकी एनर्जी लेवल्स भी अच्छे हो जाते हैं, आपका जो दिन है वो काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। और स्पेशली जो दिन का स्टार्ट होता है, क्योंकि सुबह के वक्त ज़्यादातर लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो नींद आ रही होती है और उनसे फ्रेश नहीं हुआ जा रहा होता, तो मोइज़ गुड़ की ये खासियत है कि आपको फ्रेश कर देता है, आपका जो आपकी जो सेहत है उसके लिए भी बहुत मुफीद है, सारे पॉजिटिव असरात हैं। और मीठे के साथ ना आई थिंक वी बोथ कैन एग्री कि एक चीज़ हम बहुत कॉन्शियस होते हैं कि कैलोरीज उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मोइज़ गुड़ की यही खासियत है कि सारे जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक है और लो कैलोरी है, यानी कि उससे आपका वेट गेन नहीं होगा और खालिस चीज जो भी होगी वो तो अच्छी होगी, तो अच्छी ही होती है। तो बिल्कुल जी हनान, मोइज़ गुड़ आपने आज मुझे दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, और मेरा दिन जो है वो लाजमी तौर पर इससे अच्छा हो गया है। और आज हमारे साथ ऑफकोर्स हमारी कोशिश होती है कि फ्राइडे को स्पेशली कोई ना कोई ऐसी बात करें जो कि ऑब्वियसली इस्लाम से भी रिलेटेड हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम जो हमारा दूसरा सेगमेंट होता है उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी सेहत के हवाले से बात करें, किस तरह से आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी ओवरऑल सेहत को, ओवरऑल दिन को और अपना जो हफ्ता है, क्योंकि बहुत ही बिजी होते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे आज। और हमारे साथ हमारे फेवरेट गेस्ट, मुझे लगता है मेरे फेवरेट गेस्ट हो गए हैं ये, तो मुझे नहीं पता आप लोगों के फेवरेट हुए कि नहीं, बट लाजमी तौर पे हनान और मेरे फेवरेट गेस्ट आज हमारे साथ है। मैं बात कर रही हूँ योगी नईम की। तो जी आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच, आपने इतने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला है, और हमारी ऑडियंस को और हनान और मुझे स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी जो टिप्स होती हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं बट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और आज की दुनिया में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और इग्नोर हो जाती है वो मेंटल हेल्थ ही होती है। आप मुझे बिल्कुल शो शुरू होने से पहले आप मुझसे बात कर रहे थे स्ट्रेस के हवाले से, और मैं चाहती हूँ कि मुझे अंदाज़ा है कि आजकल आई थिंक शायद गर्मी की वजह से इस तरह हो गया है कि मैं पर्सनली काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रही होती हूँ दिन के थ्रू आउट, या जब स्पेशली गर्मी का वक्त होता है, दोपहर का वक्त होता है, तो बगैर किसी वजह के इरिटेशन और गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो मैं लाजमी तौर पे सबसे पहले चाहती हूँ कि हम इस हवाले से बात करें कि इस मौसम में इरिटेशन होती है, बंदे को गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, क्या किया जाए, किस तरह से अपने जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल किया जाए और बिल्कुल ठंडा रहा जाए, इतनी गर्मी है लेकिन किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। किसी के अच्छे होने की सबसे बड़ी जो निशानी वो ये है कि वो हर दूसरे आदमी को अच्छा समझता है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको मैं अच्छा इसलिए शायद लगता हूँ कि आप खुद अच्छी हैं। अरे आपकी कैफियत अच्छी है, मतलब मुझे आपकी तारीफ बार बार करनी चाहिए, फिर आप मेरी तारीफ करेंगे। हर इंसान जब किसी के अंदर नुक्स निकालता है वो नुक्स उसके अंदर होता है। अच्छा, हमेशा जो है वो आपने देखा होगा कि नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिविटी चीज़ें जिनको वाज़े तौर पर नजर आती हैं ना, वो खुद नेगेटिव जरूर होते हैं। उनके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी होती है। जैसे मक्खी का देख लें, मक्खी कहाँ बैठती है? पूरे जिस्म साफ को छोड़ के गंदगी पे बैठती है, अच्छा, जख्म पे बैठती है। तो ये आपके स्टेट ऑफ माइंड होता है। आप अच्छे जहन के मालिक हैं तो आपको हमेशा दूसरा अच्छा लगेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि योग जो है आपके जिस्म को तो बड़ा ज़बरदस्त रखता है, आप हेल्दी भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं, तो क्या योग से कुछ ऐसा भी किया जा सकता है कि सेहत तो कमाई जा सकती है इससे, क्या पैसा भी कमाया जा सकता है योग? बिल्कुल, योग जो है वो इसमें एक बाकायदा तौर पे एक मुद्रा है जिसको कुबेर मुद्रा कहा जाता है। तो कुबेर मुद्रा मैं उसके बाद में डिफाइन करता हूँ कि ये क्या है इसके, लेकिन पहले बनाने का तरीका बता दूं आपको। योग में कुबेर मुद्रे का जो है वो इसको मनी मुद्रा भी कहा जाता है। अगर आप कभी मनी मुद्रा के नाम से सर्च करें तो आपको ये कुबेर मुद्रा ही मिलेगा, यानी पैसे मुद्रा। जी जी। योग कहता है कि जो इंसान अमीर होना चाहता है, हाँ, जल्दी अमीर। मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। तो योगी साहब ये बताइएगा कि क्या हिप्नोटाइज भी किया जा सकता है किसी को योग के इल्म के साथ? बिल्कुल किया जा सकता है जी। हिप्नोटाइज बेसिकली ये है कि आपने अपना मैसेज जो है दूसरे तक पहुंचाना है, उसकी थॉट्स को चेंज करना है, आप अपने मुताबिक उसको करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये लेकिन मैं सिखाऊंगा इस शर्त पे कि उससे नेगेटिव काम कोई ना लिया जाए। नेगेटिव काम कोई ना लिया जाए, क्योंकि मैंने जब सीखा था तो मुझे बाकायदा तौर पे यही ऑर्डर था कि आपने अगर नेगेटिव काम लेना तो हम नहीं आपको सिखाएंगे। तो मैंने इस चीज़ पे, अगर इसको नेगेटिव काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो क्या उसका कोई ड्रॉबैक भी होता है, यानी कि पर्सनली तो फिर आपको बिल्कुल, बिकॉज़ योगा इज आल्सो अबाउट द माइंड, पॉजिटिविटी है। आपकी पॉजिटिविटी आपके साथ चलती है। अगर आप नेगेटिव काम लेते हैं, इससे आप किसी को तंग करते हैं, तो जाहिर बात है कि फिर हर एक्शन का रिएक्शन है इस दुनिया में। आप आज तंग कर लेंगे, कल को आप तंग होंगे।
ये सही। पॉसिबल नहीं है कि आप तंग कर लें और दूसरा आपको कभी आपके ऊपर तंगी आए ना। हर एक्शन का रिएक्शन होगा। तो मैं इसलिए अपने, क्योंकि मेरे ऑडियंस जो है वो मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं पहले इनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आऊँ कि आप इससे अगर नेगेटिव काम लेना शुरू कर देंगे, शुरू में तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर बहुत बुरी तरह आप पिस जाएंगे, बहुत बुरी तरह पिस जाएंगे, और इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, सॉफ्ट नहीं होगा। इससे आपकी जो है स्पिरिचुअल लाइफ ख़राब हो जाती है, मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं, मेंटल पीस खराब हो जाता है। मेंटली डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ रहेंगे, आप लोगों का भला करना चाहेंगे, आप किसी की इस्लाह करना चाहेंगे, आप किसी को ठीक करना चाहेंगे, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टेक्निक शेयर कर देता हूँ। जी जी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप लंबा सांस लें, लंबा गहरा सांस लें। अब आप जो मैसेज देना चाहते हैं, फर्ज करें मैं मैसेज देना चाहता हूँ हनान भाई को कि भाई थोड़ा स्माइल दें मुझे, तो मैं अब इसको सोच को पक्का करूंगा सांस के साथ, और फिर मैं आपको तसव्वुर करते हुए एक्सेल करूंगा, वो मैसेज दूंगा आपको। तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा और साथ ही आप खुशगवार हो जाएंगे। क्या इसके लिए जरूरी है कि दो लोग आसपास ही हों? आसपास होना जरूरी नहीं है, शुरू में आसपास होना जरूरी है। अगर सही। आप इनिशियल स्टेज पे आप सीख रहे हैं इस चीज को, हाँ। तो आप सामने वाले पे ही प्रैक्टिस करें, सही। और बता के कभी प्रैक्टिस ना कीजिएगा कि मैं अब आपको हिप्नोटाइज कर रहे हूँ, हिप्नोटाइज कर रहा हूँ। उससे वो कॉन्शियस हो जाएगा, उसका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा उस मैसेज को। सही। ये वही सिस्टम है जैसे आपका सिम का सिस्टम होता है। आप मैसेज भेजते हैं और फ्रीक्वेंसीज के जरिए आप तक वो मैसेज लिखा हुआ आ जाता है। आप कॉल करते हैं, फ्रीक्वेंसी के जरिए आपके वो बात पूरी क्लियरली आवाज़ आपके कानों में आती है, जिस तरह सेम आवाज़ आप सुन रहे होते हैं। आई कांटेक्ट जरूरी है या नहीं? कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसमें आई कांटेक्ट ना किया जाए। शुरू में तो आप करें ज़रूर, आप देखें पूरा उसको, जिसको मैसेज देना है उसके चेहरे को सामने लेके आएँ। लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर आप कहीं बैठे भी आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, आंखें बंद कर लें और उसके चेहरे को सामने रखते हुए आप उसको मैसेज दें। करते रहें, करते रहें, करते रहें। चंद दिनों बाद फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप थोड़ा सा सोचेंगे और वो बंदा वैसा ही हो जाएगा, एक जैसे कपड़े पहनना यानी शुरू हो कि जिसके जाएगा। ऊपर प्रैक्टिस की जाए उसके अलावा किसी और के ऊपर भी इसको इनिशियल स्टेजेस के बाद इस्तेमाल किया जा सकता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, है। नो तो इशू। यानी कि पर्सनल प्रैक्टिस जरूर। और ये सांस की मश्क इसमें बड़ी अहम है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपका सांस पे कंट्रोल कितना है। आपने सांस को जितना रोक लिया अंदर, और अब ये नहीं सोचना कि वो ऐसा करे, इससे कभी भी नहीं होगा। ऐसा करता हुआ फील करना है उसको, सही। ऐसा हो गया, हम्म। जो आपने करवाना है उससे ऐसा हो चुका। आप उसको एक फिल्म फ्यूचर चलाएंगे, में ले जाएं। हाँ, विजुलाइज करेंगे कि ये हो रहा है, फिर आप उसको फैंटेसी क्रिएट की जाएगी। एक्सेल कर देंगे। साथ ही एक्सेल करेंगे तो आप एक्सेल करते हुए पूरा उसका तसव्वुर करें कि ये मेरा जो एक्सेल है ये वो इनहेल कर रहा है, क्योंकि इंसान इनहेल एक्सेल चल रहा है ना। ये दुनिया में जहां हम बैठते हैं, लोग इकट्ठे बैठते हैं, ज्यादा वक्त गुजारते हैं, उनका सोचों का लेवल मिलना शुरू हो जाता है, उनका सोचना एक जैसा हो जाता है, सोचों का जाविया एक जैसा हो जाता है, वो एक तरह सोचना शुरू हो जाते हैं। वो ख्याल अगर आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपने इमेजिन करना है कि अगला बंदा उस थॉट को इनहेल कर रहा है। इनहेल कर रहा है, बिल्कुल। क्यों? और यही होता है, योग ये कहता है कि जब आप एक्सेल करते हैं तो आपके थॉट के सेल्स निकलते हैं, बिल्कुल। आप जो सोच रहे हैं वो एक्सेल हो रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जाके कैप्चर करती है उसी स्पेसिफिक शख्स को जिसके लिए आप उसे रख रहे होते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन जैसे कि योगी नईम ने एक बड़ी जरूरी और अहम बात कही कि जब भी इसका इस्तेमाल करें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रीजंस के लिए, सही रीजंस के लिए करें, क्योंकि नेगेटिव रीजंस के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शुरू में तो शायद आपको कामयाबी मिल जाए, लेकिन बाद में जो इसके इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि योगा मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, और अगर आप उसके साथ मैस करते हैं, उसको गलत पर्पस के लिए, नेगेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत बुरा हो सकता है। जी, बहुत जरूरी है कि अच्छे पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल किया बिल्कुल। जाए इसको। उससे आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी है कायनात में, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होती है। दो तरह की एनर्जीज हैं, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। तो आपने किसके साथ चलना है, ये फैसला आपने करना है। आपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलना है तो आपको पॉजिटिव काम करने पड़ेंगे, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। बल्कि मैं यूं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने भी इंसान से अच्छा काम नहीं मांगा, अच्छी नीयत मांगी है। अच्छी नीयत से एक खजूर का सदका गंदी नीयत के साथ अरब खजूरों के सदके से बारी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला के मयार भी अच्छी नीयत के साथ है। बेशक। अच्छा, मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग हैं, अमूमन जो ऑडियंस हमारी देख रही है उनमें से भी काफ़ी लोग हो सकते हैं ऐसे जिनको रात को नींद नहीं आती, नींद आंखों में मौजूद होती है, सोना चाहते हैं,
लेकिन किसी न किसी वजह से वो सो नहीं पाते। सुकून जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है उनकी ज़िंदगी में, और नींद ना आने की वजह से, और फिर आंखों के इर्द गिर्द हल्के और बाल झड़ना शुरू हो जाना, या वीक हो जाना, या कुछ ऐसी बीमारियां उनको जकड़ लेती हैं जो कि उस नींद से रिलेटेड होती हैं। उसके लिए क्या मुद्रा इस्तेमाल करता है योग? उसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी आपको एहतियातें करनी होंगी। वो ये है कि जैसे सबसे पहली एहतियात, इंसान की बॉडी के सेंसर हैं। आप कभी भी बेड पे मत बैठें, चारपाई पे मत बैठें। जहां आपने सोना है वहां बैठना नहीं है, आपने चेयर पे बैठना है। आप बल्कि जो आपका बेडरूम है वहां पे जागते हुए बैठे ही ना। आपकी स्टेट ऑफ माइंड ये होनी चाहिए कि ये सोने की जगह ये है। वैसे बहुत अच्छी बात आपने मुझे और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारते हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, तो आई एम श्योर उनका यही होता है कि उनको उनके नींद नहीं पास तो आती। टीवी लाउंज या कोई नींद नहीं जगह ही आती। नहीं होती। नींद नहीं तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कमरे के अंदर ही एक ऐसा कॉर्नर बना लिया जाए, जैसे टेबल रख लिया जाए, कुर्सी रख ली जाए जहाँ पे आप बैठें, या सोफा रख लिया जाए अगर आप दिन को बैठना चाहते हैं, और रात को सोने के लिए सिर्फ बिस्तर का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए बहन। हर चीज़ का जो है ना वो एक टाइम टेबल और हर चीज़ की एक जगह मुंतखब करनी चाहिए हमें। हमें अगर बैठना है तो चेयर पे बैठना है, और चेयर पे बैठे नहीं सोना। अगर चेयर पे बैठ के लोग सोते हैं तो ड्राइव करते नींद आएगी उनको, सफ़र करते नींद आएगी। जो लोग चेयर पे बैठते हैं सिर्फ, उनको कभी नींद नहीं आती। चेयर पे बैठे हुए नींद नहीं आएगी। और जो सोने की वजह से प्रॉब्लम में रहते हैं कि नींद नहीं आ रही, टैबलेट लेनी पड़ती है, तो उनको लाजमी चाहिए कि बेड पे या चारपाई पे मत बैठें। कोई बैठने की मजबूरी हो तो खड़े रहें, बैठना नहीं है। दूसरी जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है वो आपने इस्तेमाल करनी है कि अपने अंदर से अपने आप को देखना है। आंखें बंद कर लें, सीधा लेट जाएं, करवट लेके लेट जाएं, जैसे चाहे लेट जाएं। आंखें बंद करके अब अपने पैरों को महसूस करना शुरू करें। पैरों की उंगलियां हिलाएं, उनको महसूस करना शुरू करें। पूरे विजुलाइज करें जैसे आप पैरों को देख रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पिंडलियों पे आ जाएं, थाइस पे आ जाएं, पेट पे आ जाएं। इस तरह पूरी बॉडी को बार बार रिपीट करें। 2-3 दफ़ा रिपीट करने के बाद आप सुबह ही उठेंगे। लेकिन मोस्टली लोगों का ध्यान सिर्फ पेट पे जाता है जब शर्ट उतारते हैं, क्योंकि वो बड़ा काफी होता है। तो उसे किस तरह से कम किया जाए जनाब? उसके लिए क्या ज्ञान है? पेट कम करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन वो बहुत टेक्निक ज़रा सीखने वाली है टेक्निक बहुत ज़्यादा सीखने वाली है। आम उसको समझ नहीं पाते। पहले तो मैं इसे बता दूं कि आपको फैट का फार्मूला अगर आप समझती हैं तो फैट का फार्मूला ये होता है कि आपके कार्बन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। ये फैट का फार्मूला है। तो कार्बन आपकी ज़्यादा हो गई, आपके अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गए और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। अब उसकी सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कहते हैं इनहेल करें। कहाँ इनहेल करें? अंदर तो स्पेस ही नहीं है। बर्तन खाली करेंगे तो ही आप उसमें कुछ डाल सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत इनहेल करते हैं वो एक्सेल भी उतनी ज़्यादा स्पीड से हो जाता है। मैं ये कहूँगा कि आप एक्सेल कीजिए। अगर आप कार्बन निकालना चाहते हैं, आप फैट लॉस चाहते हैं, तो आप जो है वो कार्बन को निकालने की प्रैक्टिस करें। मैं छोड़ूंगा पेट को, दोबारा निकाला, रुक जाएं। अगली सांस लंबी आएगी। जब अगली सांस लंबी आएगी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। कार्बन को निकाला आपने, तो आप अगर इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं कार्बन के निकालने में, तो आपका वेट नहीं बढ़ सकता। आप जो चाहे खाएं, सब हजम हो जाएगा। आपको कुदरत ने एग्जर्शन के मुख्तलिफ जगह दी हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ से एग्जॉस्ट करता है इंसान। सबसे जो आसान और ज़्यादा वक्त एग्जॉस्ट करने का तरीका है वो नाक है। बिल्कुल। और ब्रीथिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हो, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए हो, चाहे वो फिटनेस से ही कनेक्टेड क्यों ना हो। एक और चीज़ होती है जब आप बिकॉज हम पहले बात कर रहे थे कि नींद कुछ लोगों को रात को नहीं आती है। जब कहते हैं कि जब आपका जॉ यानी कि जो आपका जबड़ा है वो जब बंद होता है, यानी कि हम अगर उसको लूज छोड़ देते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। कई जगह पे आपके शोल्डर्स हो गए, बैक हो गई, हम इसको ओवैसी जब आप उठे हुए होते हैं, आप एक्टिव होते हैं, तो एक पोजीशन होती है। लेकिन अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं लाजमी तौर पर, तो कहते हैं कि इस चीज़ का भी बड़ा असर होता है कि आप अपने मसल्स को जो है वो बिल्कुल लूज छोड़ दें। जैसे कि अपना जो दांत है अगर आपने क्लेंच किए हुए हैं तो आप उनको अनक्लेंच करके सोएं। तो क्या इससे भी कोई फर्क पड़ता है? ये बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें जब इंसान सोने की कोशिश करता है तो उसको नींद नहीं आती। एक तो इसको जेहन से निकालना है कि मैं सोने की ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल इसको जेहन से निकालना है। और जो लूज करने की जगह है वो आंखें हैं। अच्छा। ऑटोमेटिकली आपका जबड़ा खुद ही लूज हो जाएगा। सही। हम जब किसी भी चीज़ पे खो जाते हैं
या किसी भी चीज़ में ज़्यादा चले जाते हैं तो उसमें हमारी आंखें यूँ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। बिल्कुल। और बॉडी को बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि स्ट्रेच नहीं करना, ढीला रिलैक्स छोड़ दो। करना है, और जब रिलैक्स करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी नींद जो है वो आपको आना शुरू हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया योगी नईम साहब आज के शो में आने के लिए। उम्मीद करता हूं कि जो फार्मूलाज आपने सिखाए हैं हम भी और हमारी ऑडियंस भी इस पे अमल करके अमीर जल्द से जल्द हो जाएगी। तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका आने का। Thank you, sir। इसी के साथ नाजरीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।